नमस्कार। सत्य हिंदी .com के मेरे इस प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत है। आपको याद होगा जब 2013-14 के बीच में लगभग ये तय हो गया था कि देश अब मोदी को चुन रहा है अपने प्रधानमंत्री के रूप में, लगभग ये सभी जगह समझ में आने लगा था। उस ज़माने में मोदी कुछ चुनिंदा चैनलों को इंटरव्यू दे रहे थे। मैं आज मोदी के उस ज़माने के इंटरव्यूज़ देख रहा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है और कई जगह और भी कहा। उनका कहना था कि देखिए भाई, ये जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। उन्होंने गलत नहीं कहा था। जनता देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। ये बात तो उन्होंने कह दी और उस समय ये बात सही थी कि अचानक जो बीजेपी का वोट परसेंटेज 18 के आसपास हुआ करता था, 18.5 के आसपास, वो अचानक बढ़ के 31.3% हो गया मोदी जी के आने, और जाहिर है कि मोदी जी के आने से तो 1.5 गुना बढ़ा, या यूं कहिए कि इतना बड़ा क्वांटम जंप पहले कभी देखा नहीं गया था। तो उसके बाद अगला इलेक्शन हुआ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी जी को जनता ने छप्पर फाड़ के दिया, और ये बात उन्होंने ऐलानिया कहा भी कि देखिए, जब जनता देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। और मोदी जी एक चीज भूल गए बताना कि जब जनता लेती है तो भी वो जमीन खोद के ले लेती है। जमीन पे आपके फिर मिट्टी रह नहीं जाती है, क्योंकि जनता जब छप्पर फाड़ के देती होगी तो वो किसी का लेके ही तो देती होगी। जनता के पास तो एक सीमित, एक आदमी के पास एक वोट होते हैं। तो जब छप्पर फाड़ के दे रही है तो मोदी जी छप्पर फाड़ के लेती भी है। इस बात को आप नहीं कह पाए, नहीं समझ पाए। आप हाल के दौर में देखिए, नेहा राठौर का अचानक पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी, जनता में उसकी एक्सेप्टेंस, एक साधारण सा कुछ कविता करती है सरकार की गलतियों को बताते हुए, जो आम फहम होते हैं, उस तरह की कविताएं करती है। वो गा लोकगीत में गा गा के करती है, रिपीटेटिव भी होता है, लेकिन जनता अचानक देखने लगी है, बहुत आनंद से वो सुनती है। ये 2014 में नहीं था। आप सत्य हिंदी .com देखते हैं, आपने देखा है पिछले कुछ समय से कितने लोग इसमें बढ़ रहे हैं। जितने भी सोशल मीडिया में मोदी की गवर्नेंस की हकीकत बताई जा रही है, एक बड़ा वर्ग उससे जुड़ता जा रहा है। ये कौन लोग हैं? ये वही जो छप्पर फाड़ के देने वाले थे, अब वो जमीन खोद के लेने की तैयारी में। अचानक आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे कोई टेलीविजन चैनल अब वो नहीं देख रहा है। अचानक सोशल मीडिया पे छोटे-छोटे ऐसे प्रयास हो रहे हैं और उन पे लोगों का जुड़ना लगातार बन रहा है। नेहा राठौर इसकी एक एग्जाम्पल है। हमारा सत्य हिंदी .com या ऐसे तमाम जो प्रयास हैं, वो इसका एक दस्तावेज है, जीता जागता दस्तावेज है कि लोग जुड़ रहे हैं। मुझे याद है, मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ। 2014 की बात है कि एक बैंक का मैनेजर, हम थोड़ा तेज रफ्तार से चलते हैं तो बेचारा दौड़ते दौड़ते आया और उसने कहा कि साहब, मोदी जी तो बिल्कुल नया लीडरशिप और बिल्कुल भारत को बदल देंगे क्या क्या। तो हमने उनसे कहा, क्योंकि हम गुजरात मॉडल को बड़ी अच्छी तरह जानते थे कि वो कोई मॉडल नहीं, उसमें कुछ नहीं है। वो कपास, पूरा जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट था, उसको हमने स्टडी किया तो पाया कि ये कुछ नहीं था। कपास का एक्सपोर्ट खुलवा दिया गया, कपास के इंटरनेशनल दाम आसमान पे थे, और वो करीब कई वर्षों तक चलता रहा। कपास, आपको याद होगा उस समय कॉटन की शर्ट पहनना फख्र माना जाता था। एक वो एक माना जाता था कि ये पैसे वाले लोग पहनते हैं, प्योर कॉटन कहा जाता था। ये वो फेज था जिसमें कि वाजपेयी जी से उन्होंने
जो ये खुलवाया एक्सपोर्ट, वो खुला रहा काफी दिन तक। और किसानों वहां पे जो ऊपर के किसान थे, उन्होंने जबरदस्त कॉटन की खेती की, जबकि जो गरीब किसान था वो तो आलू और वो तो गेहूं और चावल करता है, उसने कुछ नहीं किया था। नतीजा ये वो गरीब हो गया, और जो बड़े किसान थे उनको फाइनेंस भी बैंकों से दिलवाया। इसको जीडीपी में वो ग्रोथ में आ गया। और तब इन्होंने सबसे कहना शुरू किया कि साहब देखिए कि एग्रीकल्चर में कितनी बड़ी तरक्की हमने की है, गुजरात मॉडल क्या है। दरअसल वो कोई मॉडल ही नहीं था, और यही वजह है कि मोदी जी को किसानों के वोट गुजरात में आज भी नहीं मिलते। तो खैर, अब इस पूरे क्रम को आप देखिए, अचानक क्यों ये नाराजगी बढ़ रही है। तो वो जो बैंक मैनेजर ने कहा, और वो हमसे थोड़ा सा रेस्पेक्ट करता था, लेकिन फिर भी उसने कहा साहब हम हमेशा आपकी बात माने हैं, लेकिन आज नहीं मानेंगे, आप आज गलत हैं। हमने कोई बात नहीं। 4-5 साल तक वो कहीं ट्रांसफर होके फिर कभी लौटा, तो अचानक एक दिन सुबह 5 बजे अंधेरे में ही लगभग पीछे से दौड़ता हुआ आया, और वो मैनेजर फिर बोलता है सर थोड़ा स्लो चलिए, हमें आपसे कुछ कहना है। तो मैंने कहा हाँ बताइए बताइए क्या कहना है। तो बोले सर एक बात बताइए, ये खाली बोलता ही है कि कुछ करता भी है। तो मैंने कहा क्यों, 2014 में तो वो खुदा लगता था आपको। तो बोला नहीं सर बहुत बड़ी गलती हुई। तो ये एक लगातार चल रहा है। और आज आप गौर करें, आज जब मोदी जी वो हैट पहन के शिकारियों वाला और उस तरह के जैकेट पहन के जब चश्मा लगा के दिखाई दे रहे हैं फोटो में, तो अब वो सूदिंग इफेक्ट नहीं दे रहा है। अब जब आप कहते हैं कि मुझे सुपारी दी गई है, मुझे खत्म करने की, कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने सुपारी दी है, तो ये लगता है कोई सड़क का आदमी भी सुपारी वगैरह, हम लोग अपने जीवन में तो कभी इस्तेमाल किए नहीं है कि सुपारी क्या होता है। ये किसी प्रधानमंत्री के जेहन में कैसे आता है। वो दीदी उस तरह कहना, गर्दन टेढ़ी करके, ये क्या प्रधानमंत्री के लिए अच्छा लगता है। एक गरिमामय प्रधानमंत्री क्या इस तरह से बोलता है। हर जगह विपक्ष को लेके, नेहरू को लेके, परिवार को लेके रिपीटेटिव वो होता जा रहा है। तो ये जनता जो छप्पर फाड़ के देती है, वो ये भी देखती है कि अब ये कहे, और जैसे छप्पर फाड़ के आपको दे, तो आपको अपनी गरिमा को और ऊपर ले जाना होता है। गांधी यही करते थे। जब तक गांधी का आप एक पक्ष समझे, तब तक गांधी का एक नया पक्ष आता था। अचानक वो व्यक्ति चौरी चौरा का आंदोलन प्री था, लेकिन उसने कहा कि नहीं हिंसा हो रही है, और वो अपने को विड्रॉ कर लिया उस अनशन से। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का, आपको जब जनता छप्पर फाड़ के दे, तो आपकी गरिमा में आप एनालाइज कीजिए। आप जिस तरह से विपक्षों के साथ कर रहे हैं, आपने लोगों को दौड़ा रखा है। आज देश का राष्ट्रपति कह रहा भाई फॉरेन जाके उठ पटांग बोलना गलत है। कम से कम वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में उसको पॉलिटिकल होना चाहिए, कंप्लीटली गैर राजनीतिक होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें हो रही है, गवर्नर किस तरह से चीजें कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं आगरा में आपने देखा घटना कि किस तरह कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने एक गाय की एक गाय को मरवाया, कुछ लोगों को पैसा देके, और उसके बाद उनको पकड़वाया, और थाने में जब वो गए तब राज खुला कि नहीं ये तो पैसा देके हमको मरवाए थे, जबकि ये लोग थाने में बवाल करने आ गए कि साहब गौ हत्या हुई। अयोध्या का केस आपको याद होगा कि किस तरह से अयोध्या में दुपल्ली टोपी पहने ताकि वो मुसलमान दिखे, कुछ हिंदू लोग जाके एक मस्जिद के सामने कुछ फेंकते हैं जो कि आपत्तिजनक है, और वो पकड़े जाते हैं। आपने कभी सुना इसके बारे में कोई चर्चा? मन की बात तो इस पे होनी चाहिए थी ना। तो अचानक आप पाएंगे कि सोशल मीडिया में अचानक वो जो वॉइसेस हैं, जो सेनर वॉइसेस हैं, हम कोई वॉइस ऐसा नहीं चाहते हैं कि जो मोदी के खिलाफ लगातार खड़ी, लेकिन हम करें क्या। सेनर वॉइसेस जो सही चीज, तस्वीर जो बता रही कि बेरोजगारी की स्थिति क्या है, वो वॉइसेस अचानक उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है।
उनकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। ये हो क्यों रहा है? आप पूरे सोशल मीडिया में इस समय देखें, जो जेन्युइन सोशल मीडिया है, उनको लेके, और ये मोदी जी के इंटरव्यू उस समय का मैं देख रहा था, 8,000 10,000 भी नहीं हुआ करता था। आज मोदी जी छींक भी दे तो करोड़ों में होता है, तो छप्पर फाड़ के दिया। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही आप गवर्नेंस के किसी मॉडल को क्रिटिसाइज करते हैं और फैक्ट्स के साथ, आप बेरोजगारी, पॉवर्टी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके इंडेक्स को अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं, तब आप देखेंगे कि लोग अचानक आपकी तरफ मुखातिब ज्यादा होते हैं, ज्यादा गौर से देख रहे हैं, क्योंकि अब वो काला चश्मा लगाए, वो हैट पहने, वो मोदी वो वाला नहीं, अब वो एक जो एक अंश उसका होता है आडंबर का, वो बिल्कुल नहीं चाहते। अब आपको गरिमा से ऊपर चाहते हैं। दीदी और दीदी के वॉर में आपको देखे, ये फेज निकल गया है। और ये आपको जब छप्पर फाड़ के दिया था तो आपको ऊपर भी जाना था, कम से कम सोच के लेवल पे। लेकिन अगर सोच में आज भी 9 साल बाद देश का प्रधानमंत्री सुपारी दी गई है, जब ये कहता है तो तब पता ये लगता है कि ये शब्द आया कहां से होगा, ये प्रॉब्लम कहां की है कि देश का प्रधानमंत्री सुपारी शब्द का इस्तेमाल करता है। ये तो गली में होते हैं, सड़कों पे लोग, बहुत कम पढ़े लिखे एक वर्ग है जो ये सुपारी उपारी शब्द यूज करता है। हमारे यहाँ क्राइम रिपोर्टर अखबारों में लिखता है, क्राइम रिपोर्टिंग जब करता है तो देश का प्रधानमंत्री भी ये सब शब्द यूज करता है। तो मुझे लगता है कि अब जितना वो अटैकिंग हो रहे हैं, लोग उनसे नाराज हो रहे हैं, क्योंकि अब आप अटैकिंग ना होइए, आप सिर्फ करते जाइए, उसको एक्सप्लेन करते जाइए, इतना काफी था। तो मेरी पहली जो बात है कि मोदी जी ने जो कहा था कि छप्पर फाड़ के देता था, तो वो भूल गए कि इसका फ्लिप साइड क्या है। छप्पर फाड़ के जब देता है तो जमीन खोद के वो निकाल भी देता है, और ये जमीन अब खुदने लगी है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। ये तो एक खास बात हुई। अब आप देखें, जब जब आप हिंदू एग्रेशन को सपोर्ट करते हैं, तो स्वयं हिंदू का बड़ा वर्ग नाराज हो जाता है। जिस तरह का एग्रेशन आज आप दिखा रहे हैं, वो एग्रेशन कभी भी एक जो बड़ा वर्ग है, जो तासीरन लिबरल होता है, वो पसंद नहीं करता। आप जो एग्रेशन इस समय इशारों में हो रहा है, जिसको इशारा कहीं से स्टेट स्पॉन्सर्ड है, और सिर्फ यही किया जाता है कि एग्रेशन जब उसका बढ़ जाता है, जब वो अपराध ज्यादा कर देता है, तो उसको आप एमएलए का टिकट दे देते हैं। इसलिए हर लुम्पेनाइज्ड एग्रेसिव हिंदू इस समय इसी धंधे में लगा हुआ है। आपको उसमें मजा आ रहा होगा, क्योंकि आप तो सुपारी वाले हैं, सुपारी शब्द का ज्ञान आपको है। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि ये गरिमा से जब नीचे जाता है, तो ये जो जनता छप्पर फाड़ के देती है, उतने ही तेजी से नीचे उतार भी देती है अपनी नजरों से। और ये प्रक्रिया मुझे लगता है कि शुरू हो गई है। तो एक तो ये था। दूसरा यह था, आज हम बड़े अफसोस से आपसे मुखातिब हैं। ये बात सच है कि जब कम्युनिज्म आया था, तो पूरी दुनिया में तहलका मचा था, जब 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने लिखा था। लेकिन और ये पूरी दुनिया में लगा कि भाई ये कौन सी इगैलिटेरियन व्यवस्था है, समान डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी की व्यवस्था होगी। और किस तरह से कार्ल मार्क्स ने बताया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और उसके कुछ साल बाद जब दास कैपिटल निकाला, तो उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से शोषण, जो व्यवस्थाएं होती है, वो मनुष्य का शोषण करती है और एक समता मूलक समाज नहीं बनने देती। खास करके लेबर को लेके प्रोलेटेरियट डिक्टेटरशिप की बात कही थी, और इसी के रास्ते से उन्होंने कहा था कि स्टेट विदर्स हमें, और तब राज्य की अवधारणा ही खत्म हो जाएगी। एक गजब का कंसेप्ट था। आज भारत में पहली बार इलेक्शन कमीशन ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो नेशनल रिकॉग्निशन है, राष्ट्रीय पार्टी का रिकॉग्निशन है, वो खत्म कर दिया। सीपीएम का अभी भी है,
आपको याद होगा कि जन्म जब हुआ था सीपीआई, कम्युनिस्ट मूवमेंट का यूं कह लीजिए, तो सीपीआई का जन्म तभी हुआ था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिस साल पैदा हुआ, सितंबर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1925 में पैदा हुई थी, इसका जन्म हुआ था। और उसी के 2-3 महीने बाद दिसंबर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। दोनों परस्पर विरोधाभासी तत्व हैं, दोनों की आइडियोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन दोनों एक ही साल पैदा हुए। लेकिन आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही, बल्कि कुछ राज्यों से राज्य स्तर की भी पार्टी नहीं। क्या ये अफसोस की बात नहीं है? ठीक है, दुनिया में कम्युनिज्म खत्म हो गया, लेकिन भारत के बारे में कार्ल मार्क्स का कहना था कि सबसे प्रोपिशियस ग्राउंड अगर कहीं है तो वो इंडिया में है कम्युनिज्म के पैदा होने का। लेकिन शायद हमारी आजादी आई और हम जाति में बटे और एक लंबे समय तक जातिवादी राजनीति करते रहे, आज हम सांप्रदायिक हो गए। कितना बड़ा अंतर आ गया कि हमने कम्युनिज्म को रिप्लेस भी किया तो कम्युनलिज्म से किया। आप जरा सोचें और अन्य अपने मित्रों को भी बताएं कि हमने चुनाव क्या किया। हमने कम्युनिज्म को रिप्लेस तो कर दिया और बहुत पहले से कर दिया, हमने उसको खारिज कर दिया, लेकिन तब लाए किसको? नरेंद्र मोदी को, संघ को, एक लुम्पेनाइज्ड हिंदू एग्रेसिव फॉर्मेट को, जो कि लंपटवादी आक्रामक हिंदुत्व है। अब उसको लाके इसको रिप्लेस कर रहे हैं। हमें कम्युनिज्म की कमियां मालूम है कि कम्युनिज्म भारत में सफल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जातिवाद था। एक बहुत अच्छा स्टडी हुई थी, तो उसमें देखा गया कि सारे मजदूरों को कहा गया कि खाना एक साथ एक जगह बैठ के खाएं। आपको ताज्जुब होगा कि उनमें जो ठाकुर मजदूर मजदूर थे, वो ठाकुर मैनेजरों के साथ खाना खाने लगे, और जो मुस्लिम मजदूर थे वो मुस्लिम मैनेजरों के साथ खाने लगे। इसी तरह जाति में बट गए और कुछ ही दिन बाद वो पूरा जो कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। क्या ये 70 साल बाद हमने चुनाव ये किया कि कम्युनिज्म नहीं रहेगा तो कम्युनलिज्म आएगा? कितना खतरनाक है ये सोच। लेकिन ये हकीकत है कि आज कम्युनिज्म का ऑबिचुअरी हमने लिख दिया, ये भी कह दिया कि अब ये जमीन दोज, इसको हम दफन करने जा रहे हैं। ठीक है, सीपीएम है, वो भी वेस्ट बंगाल में अपने जिंदगी मौत से जूझ रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सीपीएम केरल में है, लेकिन वो भी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। और जिस तरह प्रसार बीजेपी का हो रहा है, मुझे लगता है कि कुछ दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। अब एक तीसरा इसी से जुड़ा हुआ, ये जो संसद है, 70 साल बाद हमने किसको चुन के भेजा है, जरा सोचिए। इस संसद में 43% लोगों पे मुकदमे हैं अपराध के, आपराधिक मुकदमे। 43 मतलब लगभग आधे पे आपराधिक मुकदमा है, और हर तीसरे पे संगीन जुर्म के मुकदमे हैं, जो बलात्कार, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, इस नेचर के होते हैं। हर तीसरा सांसद हमारा जो कानून बनाता है, वो सांसद संगीन अपराध में लिप्त होने का आरोपी है। हमने किसको चुन के भेजा है? ये मोदी जी को छप्पर फाड़ के जो हमने दिया है, तो मोदी जी के अपराधियों को दिया है या पॉलिटिकल पार्टीज के अपराधियों को दिया है? हमने कभी सोचा नहीं कि हम किसको दे रहे हैं वोट, और वो हाथ वहां जाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा, और आज ये स्थिति है कि हमने जो जिन लोगों को वोट दिया है, उसमें हर तीसरा आदमी संगीन अपराधी का, और लगभग हर दूसरा किसी न किसी आपराधिक कृत्य के आरोप में फंसा हुआ है। और ये चुनाव से आई, ये लोकसभा की बात है, हमने सीधे चुना है, तो गंदे हाथ किसने किए हैं? ये हमने आपने किए हैं।
हम जानते हैं कि देश के लिए कानून नहीं बनाएगी सरकार, क्योंकि उसको भी तो वही देना है क्यों। और हम वोट किसको देते हैं? हमने कभी देखा नहीं। गौर कीजिएगा, सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाला राज्य जहां से हमने सांसद चुने हैं, वो या तो बिहार का है या केरला का। अब जरा इस विरोधाभास को देखिएगा। केरल सबसे शिक्षित है, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड है, वहां भी हम अपराधी चुनते हैं। बिहार सबसे खराब एडमिनिस्ट्रेड है, बिहार सबसे गरीब है, वहां भी हम अपराधी चुनते हैं। तो हम पढ़े लिखे हों तो भी अपराधी चुनेंगे, हमारा प्रशासन बहुत ही अच्छा हो तो भी हम अपराधी चुनेंगे। ये गलती किसकी है? कभी हम अपने अंदर झांक के देखें कि छप्पर फाड़ के हम देते किसको हैं। और क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि अब जमीन खोद के उसे रिकवर करें और एक नई व्यवस्था ले आए जिसमें अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए। हाँ, ये बात सच है कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आते ही नहीं है। ये एक उसका अगला चरण है। अगर 10 अपराधियों में चुनना है तो आपने देखा कि जो अच्छा अपराधी है उसको चुन लिया जाए। अच्छे से मतलब कि जो ज्यादा ज्यादा AK-47 रखता है, हम उसको चुन लेते हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ चीजें हैं जिन पे आप सोचिए। अगर लगे कि हमें अपने को भी देखना है और छप्पर फाड़ के जब दिया है तो अब बदलिए, क्योंकि छप्पर फाड़ के कुछ मिला नहीं। छप्पर फाड़ के सिर्फ आश्वासन मिलते रहे, कुछ एयरपोर्ट मिलते रहे, कुछ हाईवेज मिलते रहे, लेकिन खोरी, झुनिया, गोबर जो प्रेमचंद के हमारे पात्र है वो आज भी कराह रहे हैं। अगर ये कराह आपको कबूल है, और ये ध्यान रखिएगा, कराह सिर्फ नीचे नहीं, इसकी गति हमेशा ऊपर होती है। ये आपके बच्चों को भी प्रभावित करेगी आने वाले दिनों में। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर कुछ और मुद्दों को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।